हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने देखा ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, ये हमने किया फॉर ऑस्मोसिस। ओके, तो उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर किया कि एक्सेस प्रेशर जो हम लगाते हैं सॉल्यूशन साइड पे ताकि सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ जाने से रुक जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हम ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक की कॉन्टिन्यूएशन में बात कर रहे थे। ओके, सो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो व्हाट इज दैट, वी विल ड्रॉ, लेट अस से हमारे पास एक बीकर है लाइक दिस, चैम्बर है। ओके, और यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड विथ सम अदर चैम्बर थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज SPM, this thing is semi permeable membrane and this is one chamber. Okay, which contains a solution. It has a solution, means solvent along with the solute. Okay, in this chamber we have this thing, and this chamber is connected to another chamber via the semi permeable membrane, and that chamber will contain only solvent. Okay, so this chamber will contain, okay, so this is only solvent in this very chamber. Okay, so now let us say the atmospheric pressure is acting on this chamber. Okay, so this is P atmosphere. So what is osmosis according to the definition? It is the flow of solvent from solvent side to solution side. अगर सॉल्वेंट का फ्लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन साइड की तरफ हो जाए, सो दैट इज ऑस्मोसिस, वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। यहाँ पे कुछ एक्सेस प्रेशर लगे सॉल्यूशन साइड पे जो सॉल्वेंट का फ्लो इधर जाने से रोक दे। ओके, सॉल्वेंट का फ्लो अगर इधर जाने से रुक जाए, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू इधर जाने से अगर फ्लो स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो वो किस कारण से होगा? जब हम सॉल्यूशन साइड पे कुछ एक्सेस प्रेशर लगा देंगे। एंड व्हाट इज दैट एक्सेस प्रेशर? देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, सो P एटमॉस्फेयर इज देयर ऑन द सॉल्यूशन साइड। ओके, तो जो हम एक्सेस प्रेशर लगा देंगे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा यहाँ पे, दैट इज द एडिशनल प्रेशर, एंड लेट मी रेफर इट एज पाई। ओके, सो दिस पाई जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वाला प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड so that no more solvent now flows through SPM to the solution side. Okay, अब हम थोड़ी सी इसकी लिख लेते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी हमने डिस्कस किया इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट देयर आइडेंटिटी. So osmotic pressure is a colligative property. Obviously colligative property है, it means it depends on number of solute particles and not their identity. हमने डिस्कस किया ना कि SPM से आइडेंटिटी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पास कर सकता है क्योंकि वो माइक्रोपोरस होती है, उससे सॉल्यूट पार्टिकल्स बीइंग बिगर पास नहीं कर सकते। ठीक है ना? सो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस
It has been found that osmotic pressure is proportional, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अनलाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनमें वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, कौन सी कंसंट्रेशन मेथड के ऊपर, मोलैलिटी। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन विच इज मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, कैपिटल एम, जिसको हम सी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि वो बताते तो कंसंट्रेशन ही है ना, ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ओके, सो हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स को हम डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज पाई हेयर, हमने ऊपर डिस्कस किया, इट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। C हमने लिखा ही है, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है ना। और R हमने पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक किया था, उसमें डिस्कस किया था R क्या, इट इज़ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R। ओके, अगर हमारे पास V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, अगर V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, और M2 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज 2 इज द सबस्क्रिप्ट फॉर सॉल्यूट, सो M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम कंसंट्रेशन की बात करें, वो मोलैरिटी है, तो अगर हम पाई को, कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी, सो इट कैन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, RT, राइट। बस मैंने C को खोल के लिख दिया, C इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, N/2 ओवर V कर दिया। ओके, सो अगर मैं V को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, पाई V इक्वल्स टू, बोलो अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास, राइट। इसके साथ मल्टीप्लाइड है V ऊपर चला गया, सॉरी, तो इधर क्या आएगा, RT। ओके, सो अगर मुझे M2 निकालना है, व्हाट विल बी डैट, M2 निकालूंगी तो पाई भी नीचे चले जाएंगे, सो इट विल बी W2 RT डिवाइडेड बाय पाई V। सो ये M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, ये क्लियर हुआ। अगर हमें W2 पता है, टेम्परेचर पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेस हमने कितना लगाया, ये एक्सेस प्रेशर कितना लगाया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, ठीक है। अगर हमें ये सब चीज़ें पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मेथड है ना, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के काम आता है। सो हम लिख लेते हैं कि ये मेथड और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो वी विल राइट इट डाउन। दिस मेथड is widely used to determine the molar masses of proteins and polymers। पॉलीमर्स और प्रोटीन्स जैसे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मोलर मास निकालने के लिए हम
ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है और ये बोर्ड्स में पूछा भी जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है मोलर मास निकालने के लिए। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है मोलर मास निकालने के लिए, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस राइट इट डाउन। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स। ये ज़्यादा एडवांटेजियस है बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। क्यों? फर्स्ट, क्योंकि जो प्रेशर की मेजरमेंट है, जो ये प्रेशर मेजरमेंट है इज अराउंड रूम टेम्परेचर। जो प्रेशर मेजरमेंट है वो कहाँ पे होती है? आई विल राइट TEMP डॉट फॉर टेम्परेचर, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न क्या है? कंसंट्रेशन कौन सी यूज़ की है? मोलैरिटी, ना कि मोलैलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर मेजरमेंट रूम टेम्परेचर और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन देने से क्या हो जाता है, ये एडवांटेज कैसे हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, इंस्टेड ऑफ इट इज ए मोलैलिटी। मोलैलिटी की जगह यहाँ पे हमने मोलैरिटी यूज़ की है, जबकि बाकी पीछे वाली जो 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाली, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाली, उसमें हमने मोलैलिटी ली थी रादर देन टेकिंग मोलैरिटी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसलिए यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है ना। तीसरा रीज़न क्या है? एज कंपेयर्ड to other colligative properties, can I write COLL for colligative and PROP for properties? I'm writing short, I'm just more focusing on explaining the things, okay, so but rather than writing it long, okay, as compared to other colligative properties, अगर हम इसको कंपेयर करें और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो बाकी 3 हमने की हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये 3 कारण अगर आप लिख दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है मोलर मास निकालने के लिए और क्यों, और वो आपने बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस की? प्रेशर मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पे है। देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हमें बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा अगर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा अगर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। तो टेम्परेचर चेंजेस करनी पड़ रही है हमें। टेम्परेचर चेंजेस करने से जो पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, वो स्टेबल नहीं रहते। हाई टेम्परेचर पे तो कोलैप्स या डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे करने वाला अगर कोई हमें मेथड मिल रहा है तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम रूम टेम्परेचर वाली प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोलैरिटी इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। अब इसका आंसर हमें क्लास +1 के फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाता है। वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है ना कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से ज़्यादा प्रेफर्ड कौन सी है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या प्रेफर्ड है? बोलो, हम बोलते हैं क्या प्रेफर्ड है? मोलैलिटी। क्यों? मोलैलिटी में नीचे क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मोलैरिटी में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है? मोलैरिटी ली है। ठीक है, अब मास जो है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, फिर तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी लेना चाहिए था, हमने मोलैरिटी क्यों ली? लेकिन हमने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही लिया है ना, तो वॉल्यूम फिक्स रहेगी। ठीक है ना,
तो रूम टेम्परेचर पे हमें वॉल्यूम में चेंजेस करनी ही नहीं पड़ रही, तो हम मोलैरिटी को ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मोलैरिटी इज़ प्रेफर्ड। और तीसरी चीज़ क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अगर हम बहुत कम सॉल्यूट भी डालते हैं ना सॉल्वेंट में, तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर हमें बड़ी अच्छी ऐसी वैल्यू दे देता है जिसको हम कंसीडर कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस मेथड को ऐसे सॉल्यूट्स के लिए भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स जैसे जिनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, ठीक है ना। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या, अगर हमें ऑस्मोसिस पता लग गया है और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें वो सब चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब हम जो फिनोमिना डिस्कस किए थे, कि जो मैंने आपको बोला था ना कि अब देखो हम डिस्कस करते हैं हमारी डेली लाइफ में मैंगोज़ जो हैं वो पिकल बनाने के टाइम श्रिवल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम ऑस्मोसिस के थ्रू इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की जो एप्लीकेशंस हैं हम वो देख लेते हैं कि हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। सो अ रॉ मैंगो, जो रॉ मैंगो होता है, ठीक है, अम्बी जिसको बोलते हैं, placed in, I will write CONC dot for concentrated, okay, a raw mango placed in concentrated salt solution loses water, जो श्रिवल हो जाते हैं पिकल बनाते टाइम, हम कहते हैं वो श्रिवल क्यों हो जाते हैं। अब हमें समझ आया कि जो रॉ मैंगो जब हम उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर लूज कर देता है वाया ऑस्मोसिस, क्योंकि अब हम ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंड श्रिवल इनटू पिकल, और पिकल बन जाता है जो हमने पहले डिस्कस किया। अब हम दिस इज SHRIVEL, श्रिवल इनटू पिकल, वो पिकल्स यानी अचार बना लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया था विल्टेड फ्लावर्स जो हैं उनको वाटर में रखो, है ना, वो चीज़ डिस्कस की थी। सो लेट अस राइट डाउन कि जो विल्टेड फ्लावर्स हैं, विल्टेड फ्लावर्स क्या कर जाते हैं, रिवाइव कर जाते हैं व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, जब हम उनको फ्रेश वाटर में रखते हैं। क्यों कर जाएंगे, सोचो, पहले वो मुरझाए हुए होते हैं, फ्रेश वाटर में रखने से वो रिवाइव हो जाते हैं। ऑस्मोसिस से क्या होता है, दैट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है। तो विल्टेड फ्लावर्स को जब हम फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लावर्स की मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास कर जाते हैं, तो फ्लावर्स जो मुरझाए होते हैं वो क्या कर जाते हैं, दे गेट रिवाइव्ड, ठीक है। अब जो कैरेट है, लिम्प बोलते हैं ना, कैरेट लिम्प बन जाती है जब सूखी हो जाती है, मुरझाई सी हो जाती है, अगर हम उसको किसमें फ्रेश नहीं रहती, अगर उसको ज़्यादा देर धूप में या बाहर रखें तो कैरेट जो लिम्प बन चुकी होती है, द कैरेट दैट हैज़ बिकम लिम्प, LIMP लिम्प, यानी मुरझाई सी जो, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, क्योंकि वाटर निकल जाता है ना, बाहर रखेंगे उसको तो, इनटू द एटमॉस्फेयर can be placed into water making it firm। वही जैसे फ्लावर्स को रखा, कैरेट को भी अगर हम वाटर में रख देंगे तो उसका जो लिम्फ होना है वो बंद हो जाएगा, सो इट विल बिकम फर्म वंस अगेन, ठीक है ना। कैसे फर्म बन जाएगी, वाटर अंदर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है ना, कैरेट के अंदर, समझ रहे हो। अब देखो जो सॉल्टी रीजन्स में लोग रहते हैं उनमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है टिश्यूज़ में, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण वाटर रिटेंशन हो जाती है टिश्यूज़ में ड्यू टू इंट्रासेलुलर स्पेशीज। तो उसके कारण क्या हो जाता है, उनको स्वेलिंग या पफिनेस हो जाती है जिसको बोलते हैं इडेमा, ठीक है ना।
अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इडेमा, ठीक है, तो क्या होता है कि जब लॉट ऑफ सी हम लिख ही लेते हैं, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन, जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं उनको वाटर की रिटेंशन हो जाती है, ठीक है, टिश्यू सेल्स में। किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण। ओके, तो उसके कारण होता क्या है, जो रिजल्टिंग स्वेलिंग आ जाती है उसको बोलते हैं इडेमा। ओके, सो आई होप आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया। अब एक नई टर्म आती है, ओरिजिनेट होती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब मैं जब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आने वाली है, RO वाटर प्यूरिफायर, है ना, ऐड नहीं आती टीवी पे, एक्वागार्ड, कैंट एंड मैनी अदर्स, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस की ऐड, उसमें होता क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है। अब हमें पता है ऑस्मोसिस क्या है क्या ऑस्मोसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ solvent particles from the solvent side to the solution side via semi permeable membrane। ये हमने पढ़ा ना, ठीक है, दैट इज ऑस्मोसिस। तो ज़रा अगर हम थोड़ा सा ब्रेन लगा के सोचें कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा तो समझ सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में होगा क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएंगे टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं थोड़ा सा एक सेटअप तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद आपको डिटेल में समझाऊंगी कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, ठीक है। लेट अस से दिस इज सॉल्ट वाटर, दिस इज सॉल्ट वाटर, ओके। इस चैम्बर में मेरे पास क्या है, सॉल्ट वाटर है, लाइक दिस। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये जो चीज़ बनाई है मैंने, ये चीज़ दैट इज़ पिस्टन, ठीक है, जिसको हम नीचे या ऊपर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ओनली सॉल्वेंट। तो सॉल्टेड जो सॉल्ट वाटर है उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट यानी वाटर तो है ही, उसके साथ डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होंगे, इम्प्योरिटीज़ होंगी जो हम नहीं चाहते कि हमें वाटर में मिले जब हम उसको ड्रिंक करें। आई होप इस डायग्रामेटिकल सेटअप से ही आपको आधी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। जो मैं ये बात बना रही हूँ चीज़, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ वाटर आउटलेट, जहाँ से फ्रेश वाटर बाहर आता है। हमें चाहिए क्या, फ्रेश वाटर चाहिए जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, ठीक है ना। वैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्रेश वाटर यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको भी थोड़ा सा डार्कन कर देते हैं। सो व्हाट इज़ दिस थिंग, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आई विल राइट इट एज SPM। तो हमें ऑस्मोसिस के बारे में पता क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स गो टू द सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन किसका, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, तो ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन साइड की तरफ जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का SPM क्रॉस करके फ्रेश वाटर की तरफ जा रहा, सॉल्ट्स पीछे रह जाएंगे क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सॉल्वेंट, स्मॉलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो कैसे होगा रिवर्स ऑस्मोसिस,
अगर मैं प्रेशर लगा दूं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्रेशर ग्रेटर कर दूं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन विल फ्लो टू द सॉल्वेंट साइड, प्योर सॉल्वेंट साइड, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या होता था, मेरी बात ध्यान से समझो, हम 3 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ जाना थ्रू एसपीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, दैट एक्सेस प्रेशर पाई जो जस्ट रोक देता था कि ऐसा काम ना हो, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं, वो प्रेशर जो रोकता था दैट इज़ पाई। लेकिन अगर हम रिवर्स प्रोसेस करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाए, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कर देंगे हम, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस अकर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने डिस्कस किया है इसको लिख लेते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side। अगर हम सॉल्यूशन साइड एक्सेस प्रेशर लगा दें ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा, तो उससे होगा क्या, दैट इज़ नाउ, अब होगा क्या ऐसा करने से, एक्सेस प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगाने से, प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे प्योर सॉल्वेंट यानी फ्रेश वाटर की तरफ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो जो टैप वाटर होता है, रिवर्स जो आरओ सिस्टम्स घर में लगे होते हैं वो यही काम करते हैं, टैप वाटर में से सॉल्ट्स अलग करना, जो सॉल्वेंट वाटर है उसको अलग करना, और कला वाटर आए बिना किसी सॉल्ट्स के। द फिनोमिना इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड ये वाटर आउटलेट है जिसमें से प्योर वाटर आता है, ठीक है ना। अब ये यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। मैं रिवर्स ऑस्मोसिस को आरओ लिख रही हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस is used in the desalination, यानी सॉल्ट्स अलग करना, किससे, सी वाटर से, और वाटर को अलग करना, प्योर वाटर को, फ्रेश वाटर को अलग करना, ठीक है ना। अब ये फिगर में हमने शो कर रखा है कि कैसे फ्रेश वाटर जो है हम ऑब्टेन करते हैं डिसैलिनेशन करके, ठीक है। और क्या यूज़ होता है, वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब पॉलीमर मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किसी सिंथेटिक पॉलीमर की भी बनी हो सकती है, ठीक है ना। अब पॉलीमर मेम्ब्रेन जैसे कि सेलुलोज एसिटेट, उसको हम यूज़ करते हैं एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज यूज्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है प्योर सॉल्वेंट का टू द फ्रेश वाटर साइड फ्रॉम द सॉल्यूशन, सो दिस इज अकरिंग वाया अ सेलुलोज एसिटेट फिल्म विच इज़ अ पॉलीमर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जो ये रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए प्रेशर लगता है ना, ये बहुत हाई होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। सो बहुत सी कंट्रीज़ में डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैरीड आउट की जाती है यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है ना, समझ रहे हो। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस।
उसके बाद जो हम आज न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इज़ एबनॉर्मल मोलर मासेस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ एबनॉर्मल मोलर मासेस. अब नाम सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसा मोलर मास जो कि नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है, सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ दिस थिंग. सी, अगर मेरे पास KCl है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो. हमने पूरे चैप्टर में जब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई हैं, चाहे रिलेटिव लोअरिंग हो, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, हमने M2 की बात की, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात की. तो सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास एबनॉर्मल होना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. ठीक है ना. तो ये जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल होने का मतलब क्या हुआ, वो डिस्कस करेंगे. ओके, देखो हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड है. जैसे आयनिक कंपाउंड है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आयनिक कंपाउंड की, KCl की. ठीक है, जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो वो किस में टूट जाता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. उसकी डिसोसिएशन हो जाती है. ठीक है ना. जब भी KCl को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होता है, वो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, यानी क्या होती है, डिसोसिएशन अकर्स. ठीक है ना. अगर मैं 1 मोल KCl लूँ, 1 मोल KCl किसके इक्वल होगा, उसके मोलर मास के, यानी 74.5. ठीक है ना. मोलर मास 74.5 कैसे आया, क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 40. ठीक है ना. अगर मैं कोई आयनिक कंपाउंड जैसा कि KCl डालूँ, वो डिसोशिएट हो जाएगा कैटाइन में K पॉजिटिव और एनाइन में, यानी Cl नेगेटिव में. अगर मैं 1 मोल KCl को डिज़ोल्व करती हूँ तो क्या होना चाहिए, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब डिसोशिएट हो गए तो मेरे पास 1 मोल K पॉजिटिव होना चाहिए सॉल्यूशन में और 1 मोल Cl नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है ना. तो अगर ऐसा होगा तो 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे सॉल्यूशन में, 1 मोल KCl के और 1 मोल K पॉजिटिव के और 1 मोल Cl नेगेटिव के. ठीक है ना. और अगर हम इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस को इग्नोर करें तो KCl का जो 1 मोल है वो बॉइलिंग पॉइंट को कितना बढ़ा देगा. 1 मोल ऑफ KCl में हमने बोला कि 2 मोल्स आ गए हैं, तो अगर एक की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना था तो अब 2 मोल्स हो गया. तो हमने मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ जाएगा ना. कहाँ हम इसको K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 1 मान रहे थे डिसोसिएशन से पहले, तो डिसोशिएट करने के बाद हम कह रहे हैं कि 1 मोल अलग अलग हो गए, 1 मोल K पॉजिटिव का और 1 मोल Cl नेगेटिव का. और लेकिन अगर हमने उसको 2 मान लिया, 2 मोल मान लिया, और ऐसे जब KCl आयनिक कंपाउंड को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 × 0.52. ठीक है ना. Kb × m की बात करते हैं हम. इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB, और वो Kb × m के इक्वल होता है. सपोज हमारा Kb फॉर KCl इज 0.52. अब m हमने 2 ले लिया. ठीक है ना. 1 मोल डिज़ोल्व किया है, ठीक है, 1 kg वाटर में, तो मोलैलिटी 2 ही आ जाएगी. तो ये आंसर क्या आता है हमारे पास, 1.04. इतना ही टेम्परेचर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा अगर हम KCl लेंगे. ठीक है ना. अब देखो, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात ना करें कि वो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटे हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो 2 मोल पार्टिकल्स हैं KCl के, वो 74.5 के इक्वल है. ठीक है. 2 मोल पार्टिकल्स यानी 1 मोल K पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव. अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि डिसोशिएट होने के बाद वो 1 मोल अलग अलग हो गए, ठीक है, तो वो 2 मोल बन गए. और डेल्टा TB होता है Kb × m, वो 1.04 केल्विन निकला. तो 1.04 केल्विन कौन दे रहा है, 2 मोल्स. ठीक है ना. यानी वो 2 मोल जो है किसके इक्वल है, 2 मोल पार्टिकल्स हैं वो 74.5 ग्राम्स के इक्वल बन जाते हैं. डिसोशिएट होने के बाद 2 मोल्स इज इक्वल टू 74.5 ग्राम. ये मास तो नहीं चेंज होगा ना. ठीक है. और एक KCl, 1 मोल KCl का मास फिर क्या बन जाएगा, 74.5 डिवाइडेड बाई 2. तो मास चेंज हो गया, ये तो हाफ हो गया, 37.25 मास. ठीक है. तो अब फिर क्या हुआ, एक
कंक्लूजन निकला जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ दैट कंक्लूजन, अब हम वो लिखेंगे, राइट। सो उस कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं, ठीक है।